हेलो एवरीवन, वेलकम टू भैया मैथ्स वाले। तो बच्चों आपका लास्ट एक जो टॉपिक था वो बचा हुआ था, दैट इज फंक्शन का। सेट रिलेशन तो मैंने पढ़ा दिया, फंक्शन का तो चलो फटाफट हम लोग फंक्शन को कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो इतना हड़बड़ी में पढ़ाया जा रहा है ना, तो इतना आसान नहीं होता है। आई अंडरस्टैंड, पढ़ने वाले के लिए भी आसान नहीं होता है, पढ़ाने वाले के लिए भी इतना आसान नहीं होता कि इतने कम टाइम में मैं क्या बता दूं आपको। मतलब आधे घंटे में चैप्टर करता हूँ, बताओ। फंक्शन जैसा चैप्टर जो मैं 14-15 घंटे पढ़ाता हूँ उसको आधे घंटे में कंप्लीट कर रहा है, तो कई बार मैं खुद शौक में आ जाता हूँ कि भाई कैसे पॉसिबल है। बट एनीवे जो एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब आप एग्जाम में जाओगे ना तो आप एकदम तो ब्लाइंड होके नहीं जा सकते ना, एकदम ब्लैंक कि जो आपको पढ़ाया गया बस आपको वही आता है, उसके अलावा थोड़ा सा भी अगर इधर उधर हो जाए तो आप हैंडल नहीं कर पाओगे। तो फिर इन दैट केस मैं ट्रस्ट में बता रहा हूँ कि और बहुत सारे स्टूडेंट जो हैंडल कर ले जाएंगे। और स्टूडेंट एस्पायरेंट है 3 लाख और 3-3.5 लाख और सिलेक्शन होना है 400 का, तो मतलब 400 तो डिजर्विंग कैंडिडेट तो होंगे ना, मतलब जिनको आता है थोड़ा वो चीजें, मतलब ठीक है ना। तो आपको समझना पड़ेगा बात को प्रैक्टिकली, ठीक है। सो अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो फंक्शन क्या होता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास में एक ए सेट है, आपके पास में क्या है, एक बी सेट है, ठीक है। आपके पास में एक ए सेट है, आपके पास में क्या है, एक बी सेट है। तो जो फंक्शन होता है ना एफ, वो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता है। आपको पता है ए क्रॉस बी क्या है, आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में क्या होता है, आपके ढेर सारे ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। ए क्रॉस बी में क्या होता है, आपके ऑर्डर्ड पेयर होता है सच दैट सम ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए कॉमा बी बिलोंग्स टू बी, राइट। तो ये जो आप लिखते हो ना फंक्शन जो एफ होता है वो एक सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता है। और फंक्शन जो होता है एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है जो कुछ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। एफ इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी ऑल्सो इफ ए बिलोंग्स टू ए देन, या फिर ऐसे बोल सकता हूं, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट, है ना, देयर एग्जिस्ट ए कॉमा एफ ऑफ ए, है ना, ए कॉमा एफ ऑफ ए बिलोंग्स टू एफ। क्लियर हो गया, डन। मतलब जब इन शॉर्ट में ज्यादा मैथमेटिकली नहीं जाऊंगा, मैं आपको ये समझा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑल्सो ये पहला, दूसरा और तीसरा क्या है आपका, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ एंड सम ए कॉमा सी बिलोंग्स टू एफ देन B इज इक्वल टू सी होना पड़ेगा, B इक्वल टू सी होना पड़ेगा। देखो ये 3 पॉइंट जो मैंने लिखा ना, मैं इसको सरल भाषा में समझा देता हूँ, ठीक है। अगर आपके पास में मान लो एक इनपुट है, आपके पास में क्या है, एक आउटपुट है, तो फंक्शन क्या कहता है, फंक्शन कहता है कि अगर इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट है तो इन सब का पार्टनर इस सेट में होना पड़ेगा। मतलब अगर f एक फंक्शन जो डिफाइन होता है फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट, इसको मैं a बोलता हूँ, उसको मैं b बोलता हूँ, ठीक है ना। तो जब भी आप फंक्शन को डिफाइन करोगे यहाँ से यहाँ तक, तो जब भी आप इनपुट डालोगे, ये फंक्शन क्या होता है, काइंड ऑफ मशीन होता है। फंक्शन क्या, एक मशीन है जहाँ पे इनपुट में आप कुछ डालोगे तो आपको आउटपुट में कुछ एक मिलेगा, ठीक है। तो फंक्शन का रूल क्या है कि हर जो इनपुट में उसको पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा, उसका एक पार्टनर तो होना ही पड़ेगा। सेकंड थिंग, यहां का कोई भी एक एलिमेंट, यहां पर क्या है आपका, कोई भी एक एलिमेंट किसी 2 एलिमेंट के साथ पार्टनर नहीं कर सकता, है ना। मतलब यहां का 2 एलिमेंट किसी एक के साथ जा सकते हैं, लेकिन यहां का कोई एक एलिमेंट, मतलब एक इनपुट का मल्टीपल आउटपुट नहीं हो सकता है। क्लियर हो गया, डन। तो फंक्शन में नहीं आएगा, ठीक है ना। चलो अब अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे, तो आपको फंक्शन तो समझ में आ ही गया, है ना, फंक्शन तो समझ में आ ही गया, ठीक है ना। तो आपको फंक्शन वाला पार्ट तो क्लियर हो ही गया, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, आपका फंक्शन का सिचुएशन होता है, ठीक है। तो आई होप सो फंक्शन आप करते रहते हो, फंक्शन तो पता होगा। मैं इसमें और डिटेल में जा सकता हूँ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, बट इतना डिटेल में मैं जाऊंगा नहीं अभी, ठीक है। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आता हूँ। फंक्शन के लिए देखो क्या है, अगर मैं बोलूँ कि आपके पास में एक सेट है, ये दूसरा सेट है, ठीक है। पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकता है, लेट्स से 1 2 3 है, यहाँ पे 1 2 है, तो ऐसा हो सकता है ना कि इसका एक एलिमेंट इसके साथ जाए, इसका एक एलिमेंट इसके साथ जाए, इसका एक एलिमेंट इसके साथ जाए। इसको आप पता है क्या बोलोगे, मेनी वन। क्या बोलोगे आप, मेनी वन। क्यों, मेनी एलिमेंट एक के साथ गया, मेनी वन के साथ गया, राइट। नेक्स्ट, अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास में कुछ ऐसा सेट है 1 2 3 1 2 3, देखो कंडीशन क्या कहता है कि इसका हर एक एलिमेंट पार्टिसिपेट करेगा, इसका हर एक एलिमेंट पार्टिसिपेट करेगा, ये जरूरी नहीं है, आगे आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। इनपुट का पार्टिसिपेट करेगा, आउटपुट का सारा करेगा, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। सो अगर मैं आपको बोलूं कि ये क्या हो जाएगा, जैसे 1 2 3, इसको आप बोलोगे 1 1, इसको आप क्या बोलोगे 1 1, या फिर आप इसको भी बोल सकते हो ना 1 1, लेट्स से 1 2 हो गया, 1 2 1 3 2 हो गया, ये इसके साथ चला गया, ये इसके साथ चला गया। देखो ये भी 1 1 है, क्योंकि मैंने तो आपको बोला था कि सेकंड सेट का क्या है, पार्टिसिपेट करेगा सारा, ये जरूरी नहीं है, फर्स्ट सेट का करना पड़ेगा, लेकिन ठीक है। तो ये भी क्या हो गया आपका 1 1 हो गया, है ना। तो आपने 1 1 देख लिया, आपने मेनी 1 देख लिया, और क्या हो सकता है, देखो आपका हो सकता है 1 मेनी 1 2 3 और 1 2 और लेट्स से सी है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 1 मेनी मतलब इसका 2 एलिमेंट इसके साथ चला गया, नहीं ये तो मेनी 1 हो गया ना। 1 मेनी मतलब क्या हो जाएगा, 1 मेनी के साथ गया, हाँ ठीक है। इसको ऐसे दे दिया, इसको यहाँ पे दे दिया, और इसको लेट्स से यहाँ पे दे दिया। देख रहे हो, इसका एक एलिमेंट 2 के साथ चला गया, इसका एक एलिमेंट 2 के साथ चला गया। क्लियर हो गया, डन। और इसका 2 एलिमेंट इसके एक के साथ चला गया, तो ये क्या है पता है आपका, मेनी मेनी। ये क्या है आपका, मेनी मेनी। देखो मेनी मेनी क्या होता है पता है आपका, 1 मेनी प्लस मेनी 1,
है ना, वन मेनी प्लस मेनी वन, यही होता है आपका मेनी मेनी, ठीक है। फिर अगर मैं बोलूं कि देखो मेनी मेनी समझ में आ गया, वन वन समझ में आ गया, मेनी वन समझ में आ गया, वन मेनी कैसा होगा, इसका एक एलिमेंट लेट्स से 1, इसका 2 एलिमेंट के साथ में चला गया, है ना, ये क्या हो गया आपका 1 एलिमेंट, 2 हो गया, ये 3 हो गया, देखो ये 1 मेनी हो गया, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से सिचुएशन बनता है। फंक्शन के लिए एलिजिबल क्या है बताओ, फंक्शन के लिए एलिजिबल क्या है, अगर मैं बोलूं कि टोटल पॉसिबिलिटी क्या क्या है हमारे पास में, 1 1 है, फिर क्या है आपके पास में मेनी 1 है, ठीक है, फिर आपके पास में क्या है 1 1 है, मेनी 1 है, फिर आपके पास में 1 मेनी है, और क्या है आपका मेनी मेनी है, मेनी मेनी है। तो फंक्शन के लिए एलिजिबल कौन से आपने क्या बोला कि इनपुट का कोई भी एक एलिमेंट 2 आउटपुट के साथ नहीं जा सकता, मतलब सेकंड वाले पार्ट में मेनी नहीं आ सकता। तो फंक्शन के लिए एलिजिबल कौन कौन है, ये और ये दोनों फंक्शन के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो फंक्शन हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये सब मल्टी वैल्यूड फंक्शन बनाते हैं। दीज आर सिंगल वैल्यूड फंक्शन, और सिंगल वैल्यूड फंक्शन को इन जनरल हम लोग फंक्शन बोलते हैं, राइट। ये आपका मल्टी वैल्यूड फंक्शन बनाते हैं, जो आप लोग आगे सीखते हो। लॉगरिथमिक फंक्शन एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन होता है। अगर कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट है जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ा है तो उसको इस बात का आइडिया होना चाहिए कि मल्टी वैल्यूड फंक्शन क्या होता है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में यू टॉक अबाउट मल्टी वैल्यूड फंक्शंस, ठीक है। सो ये क्या हो गया आपका 1 1 हो गया, ये क्या हो गया आपका मेनी 1 हो गया। तो दीज आर एलिजिबल फॉर फंक्शंस, ठीक है। अब मैं फंक्शन को क्लासिफाइड कर देता हूं, ठीक है। अब मैं कर देता हूं फंक्शन को क्या क्लासिफाइड। फंक्शन 2 टाइप का हो गया बेसिक तौर पे, है ना। बेसिक तौर पे क्या हो गया आपका 1 1 हो गया, और आपका क्या हो गया मेनी 1 हो गया, मेनी 1 हो गया, ठीक है। इस 1 1 फंक्शन को आप क्या बोलते हो, इंजेक्टिव, है ना, इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हो, जिसको इंजेक्टिव फंक्शन बोला जाता है, फिर इंजेक्शन भी बोला जाता है ना, इंजेक्शन, ठीक है। अब ये जो 1 1 होता है ये 2 टाइप का हो सकता है, एक होगा आपका इनटू, एक होगा आपका ऑनटू। मेनी 1 भी आपका 2 टाइप का होता है, एक होता है आपका इनटू, एक होता है आपका इनटू, और एक होता है आपका ऑनटू। क्लियर हो गया। ये जो ऑनटू फंक्शन होता है ना, ऑनटू ये जो ऑनटू फंक्शन होता है, चाहे वो 1 1 का ऑनटू हो, चाहे वो मेनी 1 का ऑनटू हो, मैं बता रहा हूं क्या होता है ध्यान से, चाहे वो 1 1 का ऑनटू हो, चाहे वो मेनी 1 का ऑनटू हो, ऑनटू फंक्शन जो होता है उसको आप बोलते हो सर्जेक्शन। क्या बोलते हो, सर्जेक्शन, सर्जेक्शन या फिर सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन इफ ऑनटू, इफ ऑनटू मतलब 1 1 से जो ऑनटू आता है उसको आप बोलते हो बाइजेक्शन, बाइजेक्शन या फिर बाइजेक्टिव फंक्शन, या फिर बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर हो गया। बाइजेक्टिव फंक्शन या बाइजेक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन या इंजेक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन या सर्जेक्शन। तो ये सब पॉइंट आपको क्लियर हो गया, डन। अब हम एक एक को डिस्कस करने वाले हैं, 1 1 मेनी 1, उस 1 1 का इनटू ऑनटू, मेनी 1 का इनटू ऑनटू। तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, फटाफट मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। देखो, और लास्ट में मैं कुछ एग्जांपल्स ले लूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। उसके बाद मैं सीधा जाऊंगा डोमेन और रेंज पे। फंक्शन बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ही बस बता रहा हूं, ठीक है। तो ये सब आपको क्लियर हो गया, डन। अब नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूं, देखो थोड़ा सा टोटल नंबर ऑफ फंक्शन की बात करता हूं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, ठीक है। मान लो आपके पास में यहाँ पे ए सेट है और आपके पास में बी सेट है, यहाँ पे x1 x2 डॉट 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 x m एलिमेंट है, और यहाँ पे y1 y2 डॉट 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 y n एलिमेंट है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितना होगा, देखो ये जो x1 है ये कितने के साथ जा सकता है, n के साथ जा सकता है। x1 जो है किसी के साथ भी जा सकता है ना, तो n पॉसिबिलिटी। फिर जो x2 है वो किसके साथ जा सकता है, देखो जो x2 है वो किसके साथ जा सकता है, अगर मैं आपको बोलूं, है ना, x2 जो है किसके साथ जा सकता है, n के साथ जा सकता है। x2 भी किसी के साथ भी जा सकता है, क्योंकि मेनी 1 तो हो सकता है ना, कोई इशू नहीं है। तो x2 जो है वो क्या है आपका n के साथ जा सकता है। सिमिलरली x3 जो है वो n के साथ जा सकता है, डॉट डॉट xm जो है वो भी n के साथ जा सकता है। तो ये कितना आएगा टोटल पॉसिबिलिटी, n इंटू n इंटू n, हाउ मेनी टाइम्स, m टाइम्स। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितना हो जाता है आपका n टू द पावर m, n टू द पावर m। क्लियर हो गया, डन। टोटल नंबर फंक्शन कितना हो जाएगा, n टू द पावर m लिखो या ऐसे लिख दो, इज मॉड ऑफ b टू द पावर मॉड ऑफ a। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम वेयर, फ्रॉम a टू b, ये इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम a टू b, है ना। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम a टू b कितना हो जाएगा, कार्डिनलिटी ऑफ b टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ a, दैट इज इक्वल्स टू n टू द पावर m। ये याद रखना हमेशा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन आपको समझ में आ गया, ठीक है, डन। ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया टोटल नंबर ऑफ फंक्शन का, ठीक है। कई बार रिकॉर्डिंग करते हुए ना बड़ा दिक्कत होता है ना, मतलब जब रिकॉर्डिंग करते हुए क्या होता है, कई बार सिली मिस्टेक हो जाते हैं। तो मैं अब हमेशा बोलता हूं ना कि अगर बच्चे सामने होते हैं ना तो आप बोल देते हो कि सर आपने 2 की जगह पे 4 लिख दिया, लेकिन कई बार रिकॉर्डिंग में ना पता करना मुश्किल होता है, इतना फास्ट पढ़ाते हुए कुछ स्किप हो जाते हैं कई बार। तो प्लीज अगर ऐसा आपको कुछ बेसिक मिल जाए ना तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना, मैं पिन कर दूंगा उसको, है ना, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है ना, मैं रिकॉर्ड करूंगा फिर बैठ के देखूंगा कहीं कुछ गलती तो नहीं हुआ, फिर उसको करेक्ट करूंगा, इतना टाइम नहीं होता है। अभी तो टाइम ही नहीं है इतना, अगर होता तो मैं रिकॉर्डिंग लेता ही नहीं, मुझे रिकॉर्डिंग पसंद ही नहीं है, मुझे लाइव क्लास लेना ही पसंद है। क्यों, क्योंकि अगर 2 का 4 हो जाए तो
बच्चे बता देते हैं कि अच्छा सर यहाँ पे आपने 2 का 4 लिख दिया, ठीक है। तो इस बात को आप थोड़ा समझना, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी कितना हो जाएगा, कार्डिनैलिटी ऑफ बी टू द पावर कार्डिनैलिटी ऑफ ए। डन हो गया। चलो अब हमने क्या पढ़ लिया, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं 1-1 फंक्शन के बारे में, ठीक है। 1-1 फंक्शन, 1-1 फंक्शन देखो 1-1 फंक्शन क्या होता है, एज द नेम सजेस्ट 1-1 फंक्शन आपको मैंने बोल दिया, लेट्स से 1 2 3 है, 1 2 है, तो देखो ये 1 2 और 4 ले लो जैसे, ठीक है। ये देखो आपका क्या हो गया 1-1 फंक्शन हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया आपका 1-1 फंक्शन। 1-1 फंक्शन तो ऐसा भी हो सकता है 1 2 3 एंड 1 2 3 4, तो इसके साथ आ गया, ये इसके साथ आ गया, ये इसके साथ आ गया, ये भी तो हो सकता है। आपको पता है जब इस सेट के सारे एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे होंगे ना, इस सेट के सारे एलिमेंट अगर पार्टिसिपेट कर रहे होंगे तो आप पता है क्या बोलोगे इसको, ऑन टू फंक्शन। जब सेट बी का सारा एलिमेंट जब पार्टिसिपेट करेगा तो उसको आप बोलोगे ऑन टू, और अगर कोई एक एलिमेंट अगर पार्टिसिपेट नहीं किया, एटलीस्ट एक एलिमेंट अगर रह गया, वो पार्टिसिपेट अगर नहीं कर पाया तो उसको आप बोलते हो इन टू। तो ये आपका क्या है 1-1 प्लस क्या है आपका ऑन टू है ना, मतलब ये क्या है आपका बाइजेक्शन है, बाइजेक्शन। ये क्या है आपका 1-1 प्लस इनटू, क्लियर हो गया। ये 1-1 प्लस ऑन टू, ये 1-1 प्लस इनटू। अब हम किससे फोकस करेंगे 1-1 फंक्शन पे, है ना। 1-1 फंक्शन आप कैसे पता करोगे, देखो 1-1 फंक्शन के लिए जो कंडीशन होता है ना, 1-1 फंक्शन के जो कंडीशन होता है मैं बता दे रहा हूं, है ना। जो कंडीशन होता है वो क्या होता है आपका, इट शुड बी है ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, है ना। 1-1 का बेसिक मतलब क्या होता है, देखो अगर मैं आपको बात बताऊं, ध्यान देना, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि x बिलोंग्स टू a है, y बिलोंग्स टू b है, f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b, ऐसे लिखा जाता है ना। f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b, ध्यान देना क्या बोला मैंने, x बिलोंग्स टू a है, y बिलोंग्स टू b है, f इज ए फंक्शन फ्रॉम क्या है आपका a टू b है, तो हम लोग क्या लिखते हैं y इज इक्वल्स टू f ऑफ x। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही आपने यहाँ पे x इनपुट दिया, एक फंक्शन है जो एक मशीन की तरह काम करता है, आप इनपुट डालते हो x, आपको आउटपुट मिलता है y, इसलिए आप लिख देते हो y इज इक्वल्स टू f ऑफ x। आपने इनपुट डाला x, आपको आउटपुट मिल गया y, ठीक है। यहाँ पे कुछ और टर्म्स है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि लेट्स से आपने क्या किया, यहाँ पे 2 सेट लिया, यहाँ पे आपने लिया 1 2 3, यहाँ पे आपने लिया 4 5 और यही रहने दिया, ठीक है। चलो है ना 4 5 6 ले लिया, चलो ठीक है। सो अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पे 4 5 6 और एक ले लेते, चलो और एक 7 ले लेते, ठीक है। सो देखो 1 4 के साथ, 2 7 के साथ, 3 5 के साथ आ गया, ठीक है ना। सो अगर मैं आपको बोलूंगा कि इस फंक्शन में डोमेन क्या है, तो पता है डोमेन क्या होता है आपका, डोमेन होता है आपका इट इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द इनपुट सेट, तो 1 2 3। अगर मैं बोलूंगा कि कोडोमेन क्या हो जाएगा, कोडोमेन इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट बी, 4 5 6 7। फिर आएगा आपका रेंज, रेंज क्या होता है, वो एलिमेंट सेट बी का जो पार्टिसिपेट कर रहा है, क्या बोलूंगा मैं, वो एलिमेंट सेट बी का आउटपुट का जो पार्टिसिपेट कर रहा है ना, इन दिस मैपिंग, इसको मैपिंग बोला जाता है। इन दिस मैपिंग जो पार्टिसिपेट करेगा वो रेंज में आएगा। तो रेंज क्या है आपका 4 5 7, तो रेंज है आपका 4 5 7। और जो रेंज होता है वो हमेशा सबसेट ऑफ कोडोमेन होता है ना। रेंज ऑफ अ फंक्शन इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक है। और अगर रेंज कोडोमेन के बराबर हो गया तभी तो आप ऑन टू बोलते हो ना, क्योंकि रेंज कोडोमेन का होने का मतलब क्या है कि ऑल द एलिमेंट्स शुड पार्टिसिपेट, ऑल द एलिमेंट्स शुड पार्टिसिपेट मतलब व्हाट, ऑन टू फंक्शन। इसीलिए ऑन टू फंक्शन आप कैसे पता करते हो, रेंज निकालते हो। अगर रेंज कोडोमेन के बराबर आ गया तो आप बोल दोगे कि ऑन टू फंक्शन है। और कोडोमेन क्या होता है, जब भी आपको ऐसे दिया रहेगा ना एग्जाम में, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ये डोमेन होता है, ये कोडोमेन होता है। और जो रेंज होता है वो कैसे निकालोगे, आप कैलकुलेट करके निकालोगे रेंज, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट मैंने आपको क्लियर करा दिया, बाद में मत बोलना कि ये सब क्लियर नहीं है, सब वेरी बेसिक पॉइंट, ठीक है ना। डन, क्लियर हो गया। और एक बात बताता हूँ ये जो 4 है ना उसको बोला जाता है 1 का इमेज, और जो 1 है उसको बोला जाता है 4 का प्री इमेज। क्या बोला मैंने, जो 4 है उसको आप क्या बोलोगे 1 का इमेज, लाइकवाइज 5 जो है वो 3 का इमेज, 7 जो है वो 2 का इमेज। इन अ सिमिलर मैनर 1 जो है वो 4 का प्री इमेज, 2 जो है वो 7 का प्री इमेज है। इधर प्री इमेज, इधर आपका इमेज, आउटपुट मतलब इमेज, और आउटपुट के लिए जो इनपुट है उसको बोलोगे आप प्री इमेज, ठीक है। तो सारा टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट। सो मैंने क्या बोला आपका, देखो 1-1 फंक्शन हम लोग स्टडी कर रहे थे, तो 1-1 में आपने क्या बोला कि फंक्शन जो है क्या होना पड़ेगा आपका, फंक्शन जो क्या होना पड़ेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आप कॉमन सेंस से सोचो ना यार, अगर आपके पास में कोई एक ग्राफ है, लेट्स से, है ना, लेट्स से मैं एक ग्राफ बनाया था ये वाला, तो देखो x का एक वैल्यू पे 1-1 का मतलब बेसिकली क्या होता है, x का एक वैल्यू पे आपको एक ही आउटपुट मिलना चाहिए। अगर मान लो कि मैं ऐसा बना देता, है ना, अगर इसी को मैं क्या बना दूंगा, ऐसे बना दूंगा, तो देखो x का एक वैल्यू पे आपको ये भी मिल रहा है कि नहीं, ये भी मिल रहा है x का एक वैल्यू पे देखो, और x का दूसरा एक वैल्यू पे आपको सेम वैल्यू मिल रहा है।
राइट तो ये 1 1 नहीं होगा ना, ये मेनी 1 हो गया। क्यों? x का एक वैल्यू पे जो मिला, x का दूसरा वैल्यू पे भी वही आउटपुट मिला, तो मेनी 1 हो गया ये, ठीक है ना। इसीलिए जब आपको 1 1 कैलकुलेट करना होगा, आप चेक कर लो कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि नहीं है। और मैं आपको ये नहीं पढ़ाऊंगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होता है, कैलकुलस में बता दिया, और आई बिलीव कि आपको पता भी होगा। इतना बेसिक चीज अगर आपको नहीं पता तो फिर एटीसी एग्जाम मतलब मत देने जाओ, मैं यही बोलूंगा फिर तो, है ना। क्योंकि इतना बेसिक तो यार पता होना चाहिए, मतलब, है ना। क्योंकि आप बोलोगे सर मैं जॉब करता हूँ, मेरे को पढ़े हुए 4 साल हो गया। अगर आपको पढ़े हुए 4 साल हो गया तो आप सोचो ना यार, इंडिया में क्या 3 लाख में से 400 स्टूडेंट नहीं है जो रगड़ के 2-3 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप उस कंपटीशन में कैसे एंट्री करोगे? फिर आप खुद ही बचाओ। मैं प्रैक्टिकल बात नहीं करता हूँ, मैं एकदम प्रैक्टिकल बात करता हूँ। कंपटीटिव जमाना है भाई, बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, अगर कोई जॉब भी जाता है ना, पढ़ाई के टच में वो रहता ही है ना। तो आपको ये बात समझना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं हर कुछ को अगर बताने चला गया तो फिर कैसे होगा, फिर बताओ, है ना। अगर आप बोलोगे सर मैं थोड़ा सा इंजेक्शन सर्जेक्शन बाइजेक्शन भूल गया, तो मैं बता सकता हूँ। आप बोलोगे सर मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी भूल गया सर, ये सर किसका ग्राफ है सर? मॉडेक्स का ग्राफ है, मुझे तो पता ही नहीं है। ये y = x का ग्राफ है सर, मुझे तो पता ही नहीं, तो मैं क्या ही बताऊँ फिर, मतलब बोलो, फिर तो पढ़ाने के लिए कुछ बचा ही नहीं ना, मतलब इतना बेसिक आपको क्लियर होना पड़ेगा, ठीक है। सो इसीलिए ये क्या हो जाएगा 1 1 टेस्ट, ठीक है। सो आप कैलकुलस के थ्रू यूज कर सकते हो अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होंगे। 1-2 एग्जांपल मैं करा दूंगा, तो क्या हो जाएगा आपका 1 1 फंक्शन। क्लियर हो गया। और अगर फंक्शन का कोई मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, मैं यहीं पे बता दे रहा हूं, अगर फंक्शन का कोई मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट कर गया तो क्या बन जाएगा आपका मिनी 1 फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। सो ग्राफिकल टेस्ट क्या होता है, आप ना वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, है ना, आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, सॉरी आप क्या करो, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो सच दैट वो हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को मैक्सिमम पॉइंट पे कट करना चाहिए। देखो आप जैसे भी चाहो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, वो हमेशा एक ही पॉइंट पे कट करेगा, आप 2 पॉइंट पे कट नहीं करा सकते, तो उसको आप बोलोगे 1 1 फंक्शन, ठीक है। अगर मैं यहां पे ड्रॉ करूं, मान लो आपने यहां पे ड्रॉ किया, और कैसे ड्रॉ करना है, सच दैट वो ग्राफ को मैक्सिमम पॉइंट पे कट करे, तो आपको देखो 2 पॉइंट मिल गया, तो उसको आप बोलोगे मिनी 1। अगर 2 पॉइंट पे मतलब अगर मोर देन 1 पॉइंट पे कट कर दिया तो मिनी 1 फंक्शन बन जाता है, अगर 1 पॉइंट पे कट किया तो 1 1 फंक्शन बन जाता है। क्लियर हो गया, 1 1 आपको क्लियर हो गया। सीधा दिखा देना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग 1 1 के लिए। मिनी 1 के लिए क्या करोगे, दिखा दो कि मैक्सिमा है मिनिमा है। क्यों? आपको पता है अगर मैक्सिमा मिनिमा होगा, अगर मान लो कि किसी पॉइंट में मैक्सिमा मिनिमा हो तो वहां पे बेंडिंग तो होना ही पड़ेगा, अदरवाइज मैक्सिमा मिनिमा की बात ही नहीं कर सकते। मान लो मैक्सिमा है तो ऐसे तो होगा ना भाई, किसी भी पॉइंट का नेबरहुड में ऐसा तो होगा ना, और अगर ऐसा हो गया तब तो ये बन गया ना आपका मिनी 1। इसीलिए आप बोलते हो मैक्सिमा या मिनिमा होगा। देखो 2 पॉइंट पे मिल रहा है आपको यहाँ पे, है ना, x का इस वैल्यू पे, x का इस वैल्यू पे, y का सेम वैल्यू है, तो क्या बन जाएगा आपका मिनी 1 बन जाएगा। तो 1 1 के लिए आप ऐसा करते हो, 1 1 के लिए क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा, और मिनी 1 के लिए क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। क्लियर हो गया, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं होगा, आपको पता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं हुआ तो मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट करेगा आपका, ठीक है, डन। सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक पॉइंट। अब आता है नेक्स्ट बात, टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, है ना, टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। देखो टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, है ना। टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कैसे होगा, देखो मान लो आपके पास में एक सेट है A जिसमें आपका x1 x2 m एलिमेंट्स है। हम लोग हमेशा सेट A में m एलिमेंट्स लेंगे ताकि आपको डाउट ना आए, ठीक है ना। इसमें m एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट्स है, अरे हटो यार, हाँ m एलिमेंट्स है। और मान लो आपके पास में एक सेट B है, एक B है जिसमें आपका y1 y2 और लेट्स से yn एलिमेंट्स है ना, m एलिमेंट्स n एलिमेंट्स है। आपको क्या चाहिए, 1 1 फंक्शन चाहिए। तो 1 1 के लिए सोचो x1 के पास पॉसिबिलिटी कितना है, s1 इन n में से किसी के साथ ही मैप कर सकता है, x2 कितने के साथ मैप करेगा, अगर n में से किसी एक के साथ मैप कर लिया तो x2 के पास कितना पॉसिबिलिटी है आपका, है ना, n-1 पॉसिबिलिटी। फिर x2 x3 के पास में कितना है आपका n-2 पॉसिबिलिटी, डॉट 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 डॉट। लास्ट वाला एलिमेंट xn के पास में कितना पॉसिबिलिटी बचेगा, n-m-1, है ना, n-m-1। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितना आ गया, n इंटू n-1 इंटू n-2 डॉट 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 डॉट, कितना आ जाएगा n-m-1, आया कि नहीं आया। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू npm। क्लियर हो गया, डन। तो टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, है ना, टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितना हो जाएगा npm। व्हेन जब आपका m ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, है ना, जब आपका n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m हो जाएगा, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m हो जाएगा। और अगर आपका m जो है वो अगर n से बड़ा हो गया तो 0 होगा। क्यों, आप सोचो, अगर जो आपका m जो है वो अगर n से बड़ा हो गया है ना, मतलब इसमें ज्यादा एलिमेंट है इस पे कम एलिमेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको मिनिमम ही होना पड़ेगा ना, ऑब्वियस सी बात है 1 1 तो हो ही नहीं सकता, इसलिए आप 0 बोल दिए। टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गया, डन। अगर m n से बड़ा है तो सिर्फ मिनी 1 पॉसिबल होगा, 1 1 पॉसिबल नहीं होगा। और अगर n m से बड़ा, अगर इसमें ज्यादा एलिमेंट है तो यस 1 1 हो सकता है। अब इसमें कुछ एलिमेंट पार्टिसिपेट करे ना करे वो अलग बात है, लेकिन आपका 1 1 क्या हो सकता है, वो बन सकता है, ठीक है, डन। नेक्स्ट, अगर मैं आपको बोलूं कि टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन अगर इतना है तो टोटल नंबर ऑफ मिनी 1 फंक्शन कितना होगा, मिनी 1 फंक्शन कितना होगा। आपको पता है ब्रॉडली फंक्शन कितने टाइप के होते हैं,
या तो 1 1 या तो 1 मेनी वन। तो आप क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ मेनी वन कितना हो जाएगा आपका, टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन मतलब n टू द पावर m माइनस npm, ठीक है ना, 0। क्लियर हो गया। अगर n m से बड़ा है या बराबर है तो npm लिख देना, और अगर m n से बड़ा है तो 0 लिख देना, खत्म कहानी, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन आपको ऐसे मिल जाएगा। डन। सो 1 1 हो गया, मेनी वन हो गया अच्छे तरीके से। 1 1 के लिए क्या करोगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। मेनी वन के लिए कैसे पता लगाओगे आप, मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट कर देना चाहिए, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो डन। नेक्स्ट अब मैं बात कर लेता हूँ किसके बारे में, देखो अब मैं बात कर लेता हूँ किसके बारे में, 1 1 हो गया, मेनी वन हो गया, ऑन टू फंक्शन के बारे में बात कर लेता हूँ। ऑन टू फंक्शन तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑन टू फंक्शन क्या होता है आपका, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द कोडोमेन शुड पार्टिसिपेट। मतलब ऑन टू फंक्शन कैसा हो सकता है, देखो मान लो 1 2 3 हो गया, ये 1 2 3 हो गया, ठीक है, ऐसे ऐसे हो सकता है। देखो सारा पार्टिसिपेट कर गया ना इसमें, तो ये क्या है 1 1 प्लस 1 2 है, ये क्या है आपका 1 1 प्लस क्या है आपका 1 2 है। फिर ऐसा भी तो हो सकता है ना 1 2 3, 1 हो गया 2 हो गया। देखो ये क्या है आपका मेनी वन प्लस 1 2, मेनी वन प्लस 1 2। क्लियर हो गया, ये क्या हो गया आपका मेनी वन प्लस 1 2। डन। तो ये आपका हो गया क्या मेनी वन प्लस 1 2, है ना, 1 1 फंक्शन प्लस 1 2 फंक्शन, मेनी वन प्लस 1 2 फंक्शन। क्लियर हो गया, डन। तो ये होता है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन के लिए कंडीशन क्या है, ऑन टू फंक्शन के लिए कंडीशन क्या है, रेंज ऑफ द फंक्शन शुड बी इक्वल्स टू कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। अगर रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन हो गया तो आपका फंक्शन ऑन टू, और आपको फंक्शन दिया रहेगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा f इज ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम लेट्स से r2 1, इन्फिनिटी। तो ये तो कोडोमेन होता है, आपको पता है। तो जो भी फंक्शन आपको दिया रहेगा f ऑफ x को कुछ दिया रहेगा आपको, है ना, कुछ तो दिया रहेगा, आप उसका क्या करो रेंज निकाल दो। रेंज मतलब क्या होता है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, है ना। इस फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, उसका रेंज निकाल दो। जैसे आप रेंज निकालोगे, अगर 1 से इन्फिनिटी आ गया तो आप बोल दोगे यस इट इज ऑन टू फंक्शन। बट एग्जाम में रेंज नहीं आएगा, मेरे को लगता है एटीसी जैसे एग्जाम में रेंज नहीं आ सकता, डोमेन आ जाएगा। बट फिर भी मैं दिखा दूंगा आपको रेंज भी कैसे हैंडल करना है, ठीक है। डन। सो ये आपका हो गया ऑन टू फंक्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, है ना। अब देखो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं। अगर एक सेट है जिसमें कितने एलिमेंट्स है x1 x2 xm, और दूसरा एक सेट है जिसमें कितने एलिमेंट्स है y1 y2 yn, तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन पता है कितना हो जाएगा, है ना, n टू द पावर m माइनस nc1 n माइनस 1 टू द पावर m प्लस nc2 n माइनस 2 टू द पावर m माइनस डॉट डॉट डॉट, जब तक 0 ना आ जाए, है ना, अप टू 0, है ना। जब तक 0 आ जाएगा तो आप खुद ही स्टॉप कर देना, ठीक है। तो मैं एग्जांपल ले लेता हूं, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन का ना। एग्जांपल ले लेता हूं, एग्जांपल लेट्स से मेरे पास एक सेट है A 1 2 3 4 5, ठीक है। एक सेट है B, इसको A ले लो, इसको B ले लो, इसमें ले लो A B C। आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम A टू B, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम A टू B, है ना, फ्रॉम A टू B। आप क्या करोगे, देखो आपको पता है m का वैल्यू कितना है, हमेशा पहला सेट को आप m ले लो, है ना। m इज इक्वल टू 5 है और n इज इक्वल टू कितना आपके पास में 3 है। तो फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, 3 टू द पावर 5, चेक करो, माइनस माइनस 3c1, 3 माइनस 1 मतलब 2, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका 2, 2 टू द पावर 5, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा प्लस 3c2, 3 माइनस 1 मतलब 1 टू द पावर 5। उसके बाद माइनस 0 आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप क्या करोगे 2 माइनस 2 कर दोगे तो 0 आ जाएगा, है ना। तो 3 टू द पावर 5 कितना होता है जरा बताओगे, 3 टू द पावर 5 81 इंटू 3 ना, तो 243 माइनस 3c1 कितना हो जाएगा आपका, देखो 3c1 इज 3 इंटू 2 टू द पावर 5 इज हाउ मच, 2 टू द पावर 16 32 प्लस कितना हो जाएगा 3c2 इज 3 अगेन एंड दिस इज 1, ठीक है। सो ये आपका कितना हो जाएगा, देखो 246 माइनस 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 96, तो ये हो जाएगा आपका 150। तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितना आ जाएगा, 150 हो जाएगा। तो ये उसमें क्वेश्चन आ सकता है आपका, है ना। तो दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट, जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला। इसका डेरिवेशन भी है, इसका और एक फॉर्मूला है, टोटल कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर m इन द एक्सपांशन ऑफ m फैक्टोरियल इनटू e टू द पावर x माइनस 1 टू द पावर m, है ना। तो इसका और एक फॉर्मूला, बट मैं आपको नहीं बता रहा हूं, आपके ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, यू विल गेट योर आंसर, है ना। और ये कैसे आता है, ये जब आपको दिख रहा है ना प्लस माइनस किया गया, तो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन से आएगा। किससे आएगा, सेट थ्योरी का जो कंसेप्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, उससे बनता है। इसका प्रूफ नहीं चाहिए आपको, लेंथी प्रूफ है इसका, नहीं चाहिए, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन आ गया आपके पास में, क्लियर हो गया। नेक्स्ट पता कैसे लगाओगे, ऑन टू है कि नहीं, रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन, 1 1 है कि नहीं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, मेनी वन है कि नहीं, मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट करना पड़ेगा, दैट मींस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ गया क्या, ऑन टू फंक्शन। अगर इनटू फंक्शन, सॉरी क्या आ गया आपका, इनटू फंक्शन
ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन कितना होगा, देखो टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन क्या हो जाएगा, देखो अगर मैं बोलूं कि फंक्शन जो है या तो ऑन टू होगा या तो इनटू होगा, है ना, या तो ऑन टू होगा या तो इनटू होगा, तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू कितना हो जाएगा, n टू द पावर m माइनस बीटा। एंड व्हाट इज बीटा, व्हाट इज बीटा, बीटा इज दिस पर्टिकुलर थिंग, ये जो ये जो आएगा ना इसका वैल्यू, ये आपका बीटा है, लेट्स से इसको मैं बीटा बोल रहा हूं, समझ रहे हो, मतलब ये क्या हो जाएगा n टू द पावर m माइनस बीटा। बीटा क्या है आपका, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, है ना, मतलब टोटल नंबर ऑफ फंक्शन से टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन को हटा दो तो आपको मिल जाएगा इनटू फंक्शन, ठीक है। इनटू फंक्शन में क्या होगा, कैसे पता करोगे इनटू है कि नहीं, जो रेंज होगा, रेंज ऑफ द फंक्शन दैट हैज टू बी अ सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। अगर सबसेट एक आ गया उसका कोडोमेन का, है ना, अगर एक प्रॉपर सबसेट आ गया तो क्या है आपका, दैट मींस कोडोमेन में कुछ तो एलिमेंट है जो आपका पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो इनटू बन जाएगा। क्लियर हो गया, डन। नेक्स्ट आएगा आपका बाइजेक्टिव फंक्शन, नेक्स्ट आ गया आपका बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अब बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, देखो 1 1 प्लस क्या होता है आपका 1 1, है ना, प्लस कितना होता है आपका ऑन टू होता है ना, 1 1 प्लस क्या हो जाता है आपका ऑन टू हो जाता है, ठीक है। अगर 1 1 प्लस ऑन टू है फंक्शन तो आप इसको क्या बोल दोगे, बाइजेक्शन बोल दोगे। तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कैसे होगा, देखो टोटल नंबर ऑफ, तो आपको पता है बाइजेक्शन कैसे पता लगाओगे, उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना पड़ेगा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना पड़ेगा, और आपका रेंज इज इक्वल्स टू क्या हो जाना पड़ेगा, कोडोमेन हो जाना पड़ेगा, तो वो बाइजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्शन कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्शन, टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्शन, देखो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है, x1 x2 डॉट 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 xn हो जाएगा, xm हो जाएगा, यहाँ पे y1 y2 डॉट 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 डॉट, आपको पता है यहाँ पे भी कितना होना पड़ेगा yn, है ना, दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही होना पड़ेगा, तो मैं nn ले लेता हूँ, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोनों में सेम एलिमेंट्स नहीं होगा तो बाइजेक्शन नहीं बना पाओगे ना, क्योंकि 1 1 भी होना है और सबको पार्टिसिपेट भी करना है, तो इसमें जितने एलिमेंट्स होंगे इसमें भी उतने एलिमेंट्स होंगे, राइट। तो आप सोचो ये जो पहला एलिमेंट है वो n के साथ जाएगा, है ना, जो दूसरा एलिमेंट है x1 किसके साथ जाएगा, n के साथ जाएगा, x2 जो है वो कितने पॉसिबिलिटी है उसके पास में, अगर एक चला गया तो n-1, फिर x3 जो है वो किसके साथ जाएगा आपका n-2 डॉट 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 डॉट, अगर मैं xn की बात करूं तो कितना पॉसिबिलिटी बचेगा, बस एक ही पॉसिबिलिटी बचेगा इसके पास में, लास्ट में जो बच जाएगा, है ना, तो टोटल पॉसिबिलिटी कितना हो गया आपका n फैक्टोरियल। तो टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्शन कितना होता है आपका n फैक्टोरियल होता है। क्लियर हो गया, डन। तो ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्शन कितना होता है आपका n फैक्टोरियल होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, है ना, आपको एक सेट में एलिमेंट दे दिया जाएगा कुछ और पूछा जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्शन कितना है। बाइजेक्शन के लिए हमेशा दोनों सेट में सेम एलिमेंट होना पड़ेगा, द काउंट हैज टू बी सेम, द कार्डिनैलिटी हैज टू बी सेम, ठीक है। तो ये हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्शन। क्लियर हो गया, डन। तो बड़े आसान तरीके से हमने आपको ये समझा दिया सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे मैं कुछ बात कर लेता हूँ, इनवर्स फंक्शन है ना, और भी ढेर सारा फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, अगर f ऑफ x इक्वल्स टू e टू द पावर x है और अगर g ऑफ x इज इक्वल्स टू sin x है, वैसे, ठीक है। सो g ऑफ f ऑफ x कितना हो जाएगा, बोलो sin ऑफ e टू द पावर x, ठीक है। लेकिन कंपोजिट फंक्शन कंपोजिट फंक्शन सिर्फ ऐसा नहीं होता है, कंपोजिट फंक्शन में बहुत कंसेप्ट होता है, इट्स वेरी कंसेप्ट, आपको मन करेगा आप कहीं पे भी कुछ भी लगा दोगे तो ऐसा नहीं होता है कंपोजिट फंक्शन। लेट मी टेल यू दिस, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन का देयर आर लॉट ऑफ कंडीशन जो सेटिस्फाई होना पड़ेगा, ठीक है। बट आपको अगर एग्जाम में आया क्वेश्चन तो आप सीधा इसी को यूज करना, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। इससे ज्यादा आपको नहीं जानना है, बट दिस इज नॉट इवन 5% ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन में आपका बहुत कंसेप्ट आएगा, डोमेन रेंज को हमको मैच कराना पड़ता है, ठीक है ना। तो उसको आपको चाहिए नहीं, आप टेंशन मत लो बस आपको क्या करना है, आपको टेंशन नहीं लेना, बस आपको ये बात जानना है कि कंपोजिशन से किया जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया, डन। चलो फिर एक कंसेप्ट आता है आपका इनवर्स फंक्शन का। क्या आता है इनवर्स फंक्शन का, इनवर्स फंक्शन का समझना ध्यान से इस बात को, ठीक है। इनवर्स फंक्शन क्या होता है, सुनो ध्यान से। आपने एक इनपुट लिया, लेट्स से 1 2 3 लिया, आपने एक आउटपुट लिया, लेट्स से 4 5 6 लिया, ठीक है। इनवर्स के लिए फंक्शन को बाइजेक्टिव होना ही पड़ेगा, और बाइजेक्टिव फंक्शन ओनली, है ना। इनवर्स के लिए मस्ट कंडीशन है फंक्शन हैज टू बी बाइजेक्टिव, अदरवाइज यू कैन नॉट फाइंड इनवर्स, ठीक है। अब देखो मान लो जो 1 है आपके पास में क्या है, एक फंक्शन है f जो इसको ना मैपिंग करता है, क्या करता है, इस सेट को मैपिंग करता है इसके साथ में, ठीक है। आपने f एक मशीन था, आपने 1 दिया, आपको 4 मिल गया, लेट्स से आपने क्या किया, आपने 1 दिया आपको 5 मिल गया, 2 दिया 4 मिल गया, 3 दिया आपको 6 मिल गया। f एक ऐसा मशीन है ना, मतलब आप ये बोलोगे कि f ऑफ 1 का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया, f ऑफ 2 का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया, f ऑफ 3 का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया,
डन, क्लियर हो गया। देन एफ इनवर्स एक ऐसा फंक्शन होता है, एफ इनवर्स एक ऐसा फंक्शन होता है, एफ इनवर्स जो क्या करता है, इसको इनपुट मानता है और यहाँ पे आपका आउटपुट देता है। मतलब अगर मैं बोलूँ कि एफ इनवर्स ऑफ, है ना, एफ इनवर्स ऑफ 5 लोगे तो आपको मिलेगा 1, एफ इनवर्स ऑफ 4 लोगे तो आपको मिलेगा 2, एफ इनवर्स ऑफ 3 लोगे तो आपको मिलेगा 6। समझ में? अब इनवर्स हम लोग निकालते कैसे, देखो मान लो आपको मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, एक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू थ्राइस एक्स प्लस 4 लेट्स से, ठीक है। आपको मैंने फंक्शन दिया, आपको इसका इनवर्स निकालना है, ठीक है। सो ये क्या है, ये इनपुट लेता है और आउटपुट देता है। तो इनवर्स निकालने का कंडीशन क्या होता है, पहले आप एफ ऑफ एक्स को वाई से रिप्लेस करो, वाई इज इक्वल्स टू थ्राइस एक्स प्लस 1, ये पहला स्टेप है, एफ ऑफ एक्स को वाई से रिप्लेस करो। फिर फाइंड एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, तो एक्स कितना हो जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वाई माइनस 1/3। क्या बोला मैंने, ये दूसरा स्टेप। पहला स्टेप क्या है, एफ ऑफ एक्स जो भी दिया रहेगा एफ ऑफ एक्स को वाई से रिप्लेस करो, तो वाई इक्वल्स टू 3x प्लस 1। सेकंड स्टेप क्या होता है कि जो एक्स है उसको इन टर्म्स ऑफ वाई लिखो, लिख दिया एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। थर्ड स्टेप क्या होता है, जो एक्स है उसको एफ इनवर्स वाई से रिप्लेस करो। क्यों, हमको पता है अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, अगर y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है तो x क्या होता है आपका, f इनवर्स y होता है, समझे। मतलब इसका मतलब क्या होता है, आपने y लिया और आपको x मिल रहा है, इसमें क्या है, आपने x लिया आपको y मिल रहा है, ठीक है। सो f इनवर्स y कितना हो जाएगा, y माइनस 1/3। फाइनली रिप्लेस ऑल y बाय x। आपको इनवर्स फंक्शन मिल गया। आपको पता है ना, अगर कोई फंक्शन है, मान लो f ऑफ x इक्वल्स टू 3x प्लस 4 है, अगर मैं इसको t से रिप्लेस कर दूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, फंक्शन का नेचर को फर्क पड़ेगा। अगर मैं इसको p से रिप्लेस कर दूंगा या z से या किसी भी चीज से, है ना, और जो उसका नेचर x अगर रियल है तो यहाँ पे z भी रियल है, t भी रियल है, ठीक है। तो क्या इसके ग्राफ या नेचर को कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। तो इसीलिए हमको जो इनपुट है वो देखना पसंद है x में, हम हमेशा इनपुट को x में देखना चाहते हैं, तो आप y को x से रिप्लेस कर दो। सो f इनवर्स x कितना हो जाएगा आपका, x माइनस 1/3। तो ये आ गया आपका इनवर्स फंक्शन, समझ गए। तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द इनवर्स। एग्जाम में आएगा चांस का, मैं फिर भी बता दिया। पहला स्टेप क्या है, एफ ऑफ एक्स को वाई से रिप्लेस करो। सेकंड स्टेप क्या है आपका, x को इन टर्म्स ऑफ y लिखो, ये सब पॉइंट्स लिख लेना कॉपी में। थर्ड पॉइंट क्या है, x को f इनवर्स y से रिप्लेस करो एंड फाइनली रिप्लेस y बाय x, खत्म आपका। तो आपका इनवर्स फंक्शन आ जाएगा, ठीक है, डन। तो दिस इज ऑल अबाउट द इनवर्स फंक्शन, ठीक है। चलो मैं अभी एक आध क्वेश्चन ले लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए जो भी आप पढ़े हो। एक आध मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है मेरे पास में। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था मैंने आपको सब बता दिया, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे जो एक पॉइंट लिखा था, है ना, उस पे मैंने NPM दिया था कि कहीं मैंने कॉम्बिनेशन तो यूज ना कर दिया, NPM होना पड़ेगा। हाँ नहीं, मुझे लग रहा था मैंने गलती लिख दिया वहाँ पे, तो मैं चेक कर लेता हूँ। NPM नहीं, ठीक है, मुझे लगा मैंने यहाँ पे C लिख दिया था, ठीक है। चलो डन, ये सही है। क्वेश्चन क्या है आपके पास में, देखते हैं, लेट मी सी। हाँ क्वेश्चन है आपके पास में, देखो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन है f इज ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम R to R and f of x is equals to x square minus 4 by x square plus 1, ठीक है। सो आपको पूछा, ये जो फंक्शन है मेनी वन है, वन वन है, ऑन टू है, इन टू है, ये सब आपको बताने के लिए बोला गया, ठीक है। ये क्या है आपको बताने के लिए बोला गया। तो चलो चेक करते हैं सॉल्यूशन, है ना। आपको पता लगाना है कि क्या ये वन वन है, क्या ये मेनी वन है, क्या ये ऑन टू है, क्या ये इन टू है। क्लियर, डन। अब आपको पता है इन दोनों में से कोई एक ही हो सकता है और इन दोनों में से कोई एक ही हो सकता है, एक साथ दे कैन नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। वन वन इसके साथ या इसके साथ एग्जिस्ट कर सकता है, मेनी वन इसके साथ एग्जिस्ट कर सकता है। ये दोनों साथ में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये दोनों साथ में कभी भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालते हैं f डैश x। तो f डैश x कितना हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको मैं क्या लिखूंगा, देखो ट्वाइस एक्स क्यूब। अभी ट्वाइस एक्स कॉमन ले लो ना, कैलकुलेशन ज़्यादा आसान हो जाएगा। ट्वाइस एक्स बाहर निकाल लो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 मतलब 5, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 10x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका कितना आ गया, f डैश x आ गया। अब सोचो आपका जो x है, x क्या है, डोमेन है, डोमेन, और x एनी रियल नंबर ले सकता है। मतलब x का कुछ वैल्यू के लिए ये f डैश x ग्रेटर देन 0 आएगा, x का कुछ वैल्यू के लिए f डैश x लेस देन 0 भी आ सकता है। मतलब ये फंक्शन आपका क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं, ये दोनों ही है। तो ये क्या बन जाएगा आपका, मेनी वन बन जाएगा, राइट। ये आपका मेनी वन बन गया, पता लगा लिया हमने मेनी वन। नेक्स्ट, क्योंकि ये आपका क्या है, इसमें आपको कुछ ना कुछ मैक्सिमम मिनिमा मिलेगा, ठीक है, 0 पे। देखो नेक्स्ट, अगर मैं आपको बोलूँ नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, अब आपको पता लगाना है कि ऑन टू है कि इन टू है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमको पता लगाना है कि रेंज क्या है। रेंज कैसे निकालेंगे, देखो एफ ऑफ एक्स को आप वाई ले लो, ठीक है। सो वाई इज इक्वल्स टू
एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 है कि नहीं है। सो इसको मैं लिख सकता हूँ ना वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, देखो वाई माइनस 1 एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो माइनस वाई माइनस 4। तो एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ पता है, एक्स स्क्वायर को मैं वाई प्लस 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई, ठीक है। सो एक्स का वैल्यू पता है कितना हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ओवर वाई प्लस 4 बाय 1 माइनस वाई। क्लियर। अब आप सोचो कि अगर आप देखोगे तो आपका कोडोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है। अगर मैं सेट ऑफ रियल नंबर से अगर सारा वैल्यू पुट करूं तो अगर मुझे x मिल जाएगा, मतलब मेरा रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन है, ठीक है। तो मान लो मैंने यहां से एक नंबर चूज किया 5, लेट्स से 5 चूज किया। अगर मैं 5 पुट करता हूं, इफ y इज इक्वल्स टू 5 देन x डज नॉट बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन। देखो अगर आप वहां पे y 5 पुट करते हो तो ये इमेजिनरी आएगा और x क्या है आपका, रियल होना पड़ेगा। दैट मींस सेकेंड सेट पे y क्या है, सेकेंड सेट से आ रहा है। सेकेंड सेट का एक एलिमेंट है 5 जो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बहुत सारे एलिमेंट में से पार्टिसिपेट नहीं करेगा, 5 नहीं करेगा, 3 नहीं करेगा, 2 नहीं करेगा, है ना, -5 नहीं करेगा। तो देयर आर लॉट ऑफ एलिमेंट जो यहाँ पे क्या होंगे, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसलिए फंक्शन क्या है आपका, ऑन टू नहीं है, ये इनटू बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, इनटू बन जाएगा। सो मीन वन एंड इनटू। क्लियर हो गया, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 2 नंबर क्या, देखो आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, आपको दिया गया f इज ए फंक्शन, है ना, f इज ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम r टू r, है ना, एंड f ऑफ x दिया गया आपको 2x प्लस साइन x, 2x प्लस साइन x, ठीक है। आपको बोला गया कि ये 1 1 है, ऑन टू है, इनटू है, क्या है ना, मेनी 1 है, क्या ये आपका मेनी 1 है, क्या ये आपका 1 1 है, क्या ये आपका इनटू है, क्या ये आपका ऑन टू है, ठीक है। तो हम लोग सेम चीज करेंगे ना, वी विल डू द सेम थिंग। क्या करेंगे हम लोग, f डैश x निकालो, f डैश x कितना हो जाएगा आपका, f डैश x 2 माइनस 2 प्लस cos x। अब आपको पता है कि जो cos x होता है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है। तो आपका 2 प्लस cos x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 2 प्लस cos x 3 से लेकर ये आपका हो जाएगा 1, है ना। तो देखो f डैश x मतलब हमेशा, चाहे आप x का कोई भी वैल्यू पुट कर लो, कोई भी वैल्यू, x का एनी रियल नंबर पुट कर लो, है ना, ये ट्रू है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है ना। तो x का कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, f डैश x इज ग्रेटर देन 0, मतलब ये फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब ये 1 1 है, ये फंक्शन क्या है आपका स्ट्रिक्टली। और पता है इसका ग्राफ कैसा होता है, इंटरेस्टिंग बात कैसा होता है, अगर किसी को पता है तो इसका ग्राफ पता है कैसा होता है, समथिंग लाइक दिस, ऐसा बनता है इसका ग्राफ, ठीक है ना। तो हमको पता चल गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। मोर ओवर देखो ये 1 1 है, आपको पता चलेगा। नेक्स्ट आप देखो कि इसका रेंज कितना है, तो -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक सारा वैल्यू ले रहा है। कैसे पता चला आपको, एक तो ग्राफिकली आपको पता चल गया। मान लो इसका ग्राफ किसी को पता नहीं है तो कैसे करेगा, देखो आपको पता है फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। आप देखो ध्यान से, अगर आप x टेंड्स टू इन्फिनिटी करते हो तो f ऑफ x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो रहा है, देखो ध्यान से। और अगर आप x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी कर रहे हो तो f ऑफ x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी हो रहा है कि नहीं। तो देखो आपका रेंज क्या आ गया, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। कोडोमेन क्या है, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। तो ये क्या बन गया, ऑन टू बन गया। तो 1 1 एंड ऑन टू बन गया। क्लियर हो गया, डन, समझ में आया। नेक्स्ट और क्या क्वेश्चन है देखते हैं। जो और एक क्वेश्चन आपके पास में है ना। अच्छा एक पॉइंट है, लिख लेना एवरी, चलो इस क्वेश्चन में लिखा दूंगा मैं, इस क्वेश्चन में लिखा दूंगा, ठीक है। आई मीन क्वेश्चन है ना अभी। चलो क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन है आपके पास में, f इज डिफाइंड फ्रॉम r to r and f of x is equals to x minus 1, x minus 2, x minus 3, ठीक है। अब आपको बताना है क्या ये आपका 1 1 होगा। मैं कॉपी कर लेता हूँ, बार बार कौन लिखता रहेगा ना, मैं क्या कर लेता हूँ उसको कॉपी कर लेता हूँ। ये हो गया आपका कॉपी, ये हो गया नेक्स्ट पेज, ये हो गया पेस्ट और ये हो गया आपका रिमूव, ठीक है, डन। आपको पूछा ये मेनी 1 होगा, 1 1 होगा, ऑन 2 होगा, इन 2 होगा। तो आप क्या करोगे इसमें, देखो है ना, आप इसमें क्या करोगे अभी देखो। देखो सॉल्यूशन ध्यान से देखो। अगर मैं बोलूंगा कि f of 1 इज इक्वल्स टू f of 2 इज इक्वल्स टू f of 3 इज इक्वल्स टू 0। देखो 3x का वैल्यू पे सेम y का वैल्यू मिल रहा है, क्या ये 1 1 हो सकता है, नहीं, ये मेनी 1 है ना। सो मेनी 1। नेक्स्ट अब आप कैसे पता लगाओगे कि ऑन टू है कि इनटू है। ऑलवेज रिमेंबर अगर आप यहाँ पे भी देखोगे ना कि x टेंस टू अगर इनफाइनाइट होगा तो f ऑफ x टेंस टू क्या होगा आपका, इनफाइनाइट होगा। और अगर x टेंस टू माइनस इनफाइनाइट होगा तो f ऑफ x टेंस टू क्या होगा आपका,
माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। सो रेंज इक्वल्स टू क्या आ गया, देखो इस इज योर रेंज, तो रेंज कितना आ गया आपका, सेट ऑफ रियल नंबर्स, है ना, तो क्या बन जाएगा, ऑन टू बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आप एक पॉइंट लिख लेना, every polynomial which is of odd degree is onto, always remember, है ना, कोई भी पोलिनोमियल अगर है आपके पास में जो ऑड डिग्री का है तो हमेशा ऑनटू होगा। क्यों? क्योंकि जब x टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा तो y टेंड्स टू इनफाइनाइट, x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट तो y टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट, क्लियर। तो दैट विल ऑलवेज बी ऑनटू, क्योंकि पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ ऑड डिग्री का जो रेंज होता है वो माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी तक होता है, क्लियर हो गया, डन। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चीज, आपको पता है एग्जाम में क्या होगा, आपको एग्जाम में ना एक पैराबोला का इक्वेशन दे दिया जाएगा। आपको पता है पैराबोला का इक्वेशन कैसा होता है ना, f ऑफ x इक्वल्स टू सम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और आपको दे दिया जाएगा f इज डिफाइंड फ्रॉम समथिंग टू समथिंग, ये आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। आपको पता है पैराबोला का ग्राफ, आपको पता है पैराबोला का ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हो, मैंने आपको सिखाया है ना। पैराबोला जो होता है वो हमेशा क्या बनता है, मिनिमम फंक्शन बनता है, क्या बनता है, मिनिमम फंक्शन। लेकिन अगर मैं डोमेन में अगर x को रेस्ट्रिक्ट कर दूं, अगर मैं x को रेस्ट्रिक्ट कर दूं यहां से यहां तक, लेट्स से यहां से यहां तक, तब ये 1 1 बन जाएगा। लेकिन तो डोमेन पे भी डिपेंड करता है ना कि डोमेन क्या दिया गया। अगर मैं सेट ऑफ रियल नंबर दूं तो ये मेनी 1 है, लेकिन अगर मैं डोमेन में लिखूं, ये ऐसे लिख दूं, अगर मैं 0 से लेके इनफाइनाइट तक, तो ये पैराबोला का जो इक्वेशन हो क्या बन जाएगा आपका, 1 1 बन जाएगा, समझो। तो ये सब बेसिक फंडा आपको आना चाहिए, ठीक है, डन। सो दिस इज ऑल अबाउट योर बेसिक ऑफ फंक्शन ऑन टू इंटू बाइजेक्शन सर्जेक्शन, आपका जो भी है सब कुछ मैंने बता दिया बेसिक। आपको इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए। इतने कम टाइम में इतना कुछ पढ़ाना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया कि आपके लिए बड़ा आसान हो जाए ये सब, ठीक है, ताकि एग्जाम में आ जाए तो बन जाए। अभी आपके पास नेक्स्ट टॉपिक बचा हुआ है डोमेन और रेंज, जिसके बारे में आपको बता देता हूँ मैं, उसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलो फिर देखते हैं कि डोमेन और रेंज को कैसे हैंडल करते हैं। मैं 2-4 क्वेश्चन करा देता हूँ आपको, ठीक है। ओके, सो हमारे पास अभी डोमेन का पहला क्वेश्चन, ठीक है। डोमेन क्या होता है, देखो बड़ा सिंपल सा सवाल है, देखो f इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम सम a टू b है, ठीक है ना, y इज इक्वल टू f ऑफ x बोलते हो, ठीक है ना। देखो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द फंक्शन f ऑफ x इज डिफाइंड, क्या बोला मैं, x का वो सारा वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो जाए, वेल डिफाइंड हो जाए, ठीक है, उसको आप बोल दोगे डोमेन। और x जब जब डोमेन पे लाई करेगा, मतलब x जब जब इस इनपुट सेट पे लाई करेगा, तो उसके लिए जो आउटपुट के वैल्यूज जो आएंगे उसका सेट को आप बोल देते हो रेंज, दैट्स इट। तो इसका डोमेन निकालना है। डोमेन निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखो अगर मैं आपको बोलूं डोमेन निकालना है, ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले इसको मैं सेपरेट करता हूं, तो 10 टू द पावर y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 10 टू द पावर x, फिर मैं लॉग लूंगा, ऑब्वियसली बात है, तो y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, log ऑफ 10 माइनस 10 टू द पावर x बेस 10, ठीक है, डन। आपको पता है ये फंक्शन कब डिफाइंड होगा, log, याद रखना कंसेप्ट क्या है, देखो log a टू बेस b जब आप लिखते हो तो ये आर्गुमेंट होता है, ये बेस होता है, ठीक है। तो log a टू बेस b में b जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, और b जो होता है वो नॉट इक्वल्स टू 1 होता है लॉगरिथमिक फंक्शन में, ठीक है। और a जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है फॉर log फंक्शन। ये log फंक्शन का प्रॉपर्टीज है, लॉग तो मैं आपको पढ़ाया नहीं, बट होप्स आपको पता होगा, ठीक है। इसके रीजन है, क्यों b ग्रेटर देन 0 होता है, क्यों b नॉट इक्वल्स टू 1 होता है, क्यों a ग्रेटर देन 0 होता है, सबका रीजन है, बट मैं रीजन पे नहीं जा रहा, ये होता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, इस फंक्शन को वेल डिफाइन होने के लिए 10 माइनस 10 टू द पावर x ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। ये 0 भी नहीं हो सकता, इवन नॉट इक्वल्स टू 0 भी नहीं हो सकता, ठीक है। सो ये 10 टू द पावर x जो है वो लेस देन 10 हो जाएगा, तो x लेस देन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन इज नथिंग बट कहां से कहां तक, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक, खत्म। सो बस x का वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन वेल डिफाइंड हो जाए वही उसका डोमेन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखो f ऑफ x इक्वल्स टू log ऑफ दिस, तो आपको पता है डोमेन के लिए क्या होना पड़ेगा, 1 प्लस सॉल्यूशन, डोमेन के लिए क्या होना पड़ेगा, 1 प्लस एक्स क्यूब को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, ये बात आप जानते हो। 1 प्लस एक्स क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, है ना, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला, ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है उसमें a ग्रेटर देन 0 है, और डिस्क्रिमिनेंट कितना है इसका, देखो डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac मतलब माइनस 3 लेस देन 0। सो a ग्रेटर देन 0 डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, तो ये जो फंक्शन है ऑब्वियसली क्या हो जाएगा आपका, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, ठीक है। a इज ग्रेटर देन 0 डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, तो इसका जो फंक्शन है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। जो फंक्शन है हमेशा क्या है आपका, ग्रेटर देन 0 आएगा, क्लियर हो गया, डन। सो अगर ये हमेशा पॉजिटिव है तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। तो डोमेन क्या आ गया, x इज ग्रेटर देन माइनस 1। सो डोमेन ऑफ द फंक्शन कितना हो गया आपका, माइनस 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, क्लियर हो गया, डन। बस x का आपको वो वैल्यू निकालना है जिसके लिए f ऑफ x डिफाइंड हो जाए। अगर अनडिफाइंड आ गया, कुछ इमेजिनरी आ जाता है, तो आपका क्या हो जाएगा, डोमेन में बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट डोमेन ऑफ द फंक्शन दिस, तो आपको पता है स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो एक्स स्क्वायर क्या होना पड़ेगा, सॉल्यूशन, क्योंकि ये स्क्वायर रूट फंक्शन है तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x
प्लस 6 को जो है ग्रेटर देन या तो इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, ठीक है। सो इसको मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ, x माइनस कैसे करूंगा, x माइनस 3 है ना, और x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर इसके लिए मैं वेबी कप बनाऊंगा, तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, और वेबी कप कैसा बनेगा, ओवल साइन पॉजिटिव यहाँ से आएगा और यहाँ चला जाएगा, और ये सब इंक्लूडेड है, दीज आर इंक्लूडेड पॉइंट्स, ठीक है। सो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब ये वाला जोन, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा आपका माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। सो आपका डोमेन ये होगा। इसके अलावा अगर आप कोई भी वैल्यू पुट करो, लेट्स से 1 पुट कर लो यहाँ पे 1 1 है ना, तो अगर 1 पुट करोगे और 1 तो हो जाएगा ना, सारा ही वैल्यू ऐसे 2.5 पुट करो, 2.5 पुट करोगे तो यहाँ पे निपट जाओगे, आप वैल्यू नहीं ले सकते, ठीक है। सो 2 से 3 के बीच का आप कोई वैल्यू नहीं ले सकते यहाँ पे, अदरवाइज आप सारा वैल्यू लो, कोई दिक्कत है, तो ये आपका डोमेन बन गया। डन। नेक्स्ट आपको इसका रेंज पूछा गया, ठीक है। सो डोमेन का क्वेश्चन समझ में आ गया। डोमेन का क्वेश्चन क्या है आपका, x का उन सब वैल्यू को लो जिसके लिए फंक्शन वेल डिफाइंड। अगर स्क्वायर रूट फंक्शन है तो स्क्वायर रूट के अंदर जो लिखे हो दैट हैज टू बी व्हाट, ग्रेटर देन 0। अगर लॉगरिथमिक फंक्शन है तो आर्गुमेंट ग्रेटर देन 0, बेस ग्रेटर देन 0, बेस नॉट इक्वल्स टू 1। तो ये सारा कंसेप्ट आपको लगाना पड़ता है, ठीक है। डन। नेक्स्ट, रेंज ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू 2 माइनस मॉड, ठीक है। तो मैं मॉड ऑफ x माइनस t को मैं t ले लेता हूँ, क्या दिक्कत है भाई, t, और मुझे पता है अगर ये मॉड फंक्शन, तो मॉड फंक्शन हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। तो मेरा f ऑफ x क्या है, देखो f ऑफ x को मैं क्या लिख सकता हूँ, जो फंक्शन f ऑफ x को मैं t लिख सकता हूँ, तो है ना, या फिर f ऑफ t रहे तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसको कितना हो गया आपका 2 माइनस t हो गया, ठीक है। सो अगर मैं आपको बोलूँ, है ना, एक काम करते हैं, इसको x में ही रहने दो, है ना, x में रहने दो, मैं इसको बस आपको ऐसे ही समझा देता हूँ, अगर अदरवाइज आप कंफ्यूज हो गए, फिर t देख के कंफ्यूज हो गए, ठीक है ना। सो f ऑफ x कितना है आपका 2 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 5 हो गया, ठीक है। आपको पता है ये वाला पार्ट क्या है आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। सो f ऑफ x का मिनिमम कितना आ सकता है, आप खुद ही बताओ, मिनिमम कितना आ सकता है ना। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मैं इसको इनफाइनाइट ले लूंगा, तो मिनिमम कितना आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट, है ना। तो मिनिमम वैल्यू तो माइनस इनफाइनाइट हो सकता है। और अगर मैं इसका मैक्सिमम की बात करूँ, मैक्सिमम, है ना, तो मैक्सिमम कितना होगा, देखो जब ये मिनिमम होगा, है ना, ये मिनिमम होगा, और इसका मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। मैक्सिमम कब होगा, 2 माइनस समथिंग मैक्सिमम, कब, जब सब्ट्रैक्ट होने वाला पार्ट कम हो, तो ये तो 0 ही हो सकता है। तो मैक्सिमम कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। तो रेंज ऑफ द फंक्शन कितना है आपका, रेंज ऑफ द फंक्शन इज माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक। मैक्सिमम वैल्यू 2 हो सकता है, मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी हो सकता है। वेरी सिंपल, ये सब बच्चा वाला क्वेश्चन है यार, है ना, ठीक है। डन। चलो, किसी को ग्राफ से करना है तो कोई ग्राफ भी बना सकता है, बट मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा ग्राफ करके, ठीक है। नेक्स्ट, आपको इसका रेंज पूछा है, सॉल्यूशन, है ना। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा हमेशा कहां से कहां तक लाई करता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से लेकर माइनस रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना, एग्जाम में आ सकता है, सीधा ये फॉर्मूला लगाना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। और मान लो इसके साथ में अगर कुछ ऐड वेड किया हुआ है, मान लो इसके साथ में +5 है, तो आप यहाँ पे भी +5 लगा दो और यहाँ पे भी +5 लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, ठीक है। डन। चलो नेक्स्ट, इसको हटा देता हूँ मैं, इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, हटा दिया। चलो नेक्स्ट, अब अगर मैं आपको बोलूँ इसका रेंज निकालना, तो मैं क्या करूँगा, देखो f ऑफ x इज इक्वल्स टू, इसको मैं लिखूंगा sin स्क्वायर x, है ना, -2 इंटू साइन एक्स इंटू 5/2 प्लस 25/4 माइनस 25/4 माइनस 6। सो ये कितना हो जाएगा, देखो sin x, है ना, sin x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 49/4, ये आ गया मेरा f ऑफ x। अब मुझे क्या करना है, इसका मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है। तो मैं एक काम करता हूँ, sin x कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, sin x लाई करेगा आपका -1 से 1 तक, ठीक है। डन। तो sin x माइनस 5/2 कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, sin x माइनस 5/2, ये कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 1 माइनस 5/2 से लेकर -1 माइनस 5/2, तो ये कितना हो जाएगा आपका -7/2 से लेकर sin x माइनस 5/2 लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका -3/2, ठीक है। डन हो गया। सो अगर मैं आपको बोलूं कि इसका स्क्वायर कहां से कहां तक लाई करेगा, sin x माइनस 5/2 का स्क्वायर कहां से कहां तक लाई करेगा, ऑब्वियस ही बात है, ये आपका कितना हो जाएगा 9/4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 49/4 हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर इनइक्वालिटी क्यों चेंज किया, मेरे भाई इनइक्वालिटी ऐसे रहेगा क्या, ऐसा हो सकता है क्या कि sin x माइनस 5/2 होल स्क्वायर 49/4 से बड़ा हो जाए और 9/4 से छोटा हो जाए, मतलब हाउ इज इट पॉसिबल भाई, है ना। क्लियर हो गया। डन। तो इसका मुझे वैल्यू मिल गया, तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि sin x माइनस 5/2 होल स्क्वायर का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 49/4 और जो मिनिमम वैल्यू है वो है 9/4। हमेशा याद रखना, एग्जाम में अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए मैक्सिमम मिनिमम बनाने को बोले ना, तो पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर करके कुछ ऐसा फॉर्म में लेके जाना, और तब बहुत आसान हो जाएगा। क्यों, देखो अगर आपको मैक्सिमम चाहिए, अगर आपको इसका वैल्यू मैक्सिमम चाहिए तो आप इसको मैक्सिमम रखोगे, क्योंकि आपको सबट्रैक्ट कर रहे हो, तो इसका वैल्यू मैक्सिमम कितना रख सकते हो 49/4। तो f ऑफ x का
मैक्सिमम वैल्यू कितना आ सकता है, जब ये मैक्सिमम आएगा और ये मैक्सिमम कितना है 49/4, तो मिनिमम कितना, मैक्सिमम कितना हो जाएगा 0। क्यों, ये 49/4 ये 49/4, तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा 0, कैंसिल होके। और अगर मैं मिनिमम की बात करूं f ऑफ x मिनिमम, तो वो कितना हो जाएगा, देखो मिनिमम होने के लिए इसको मिनिमम रखोगे और इसका मिनिमम वैल्यू कितना है 9/4 है, तो ये हो जाएगा आपका 9/4 माइनस 49/4 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 40/4 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 10। समझ में आया? तो इसका मिनिमम वैल्यू -10 है और मैक्सिमम वैल्यू 0 है। क्लियर हो गया? डन। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए अच्छे से, ठीक है, डन। हटा दूं मैं इसको क्वेश्चन को, तो ये सब आपको आना चाहिए, रेंज मिल गया आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोमेन आपको पूछा है यहाँ पे, देखो है ना। अब इस क्वेश्चन से आपका बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कैसे? देखो आपको बोला गया f ऑफ x इक्वल्स टू 1/√log ऑफ समथिंग टू बेस 1/2। तो आपको पता है सबसे पहले यहाँ पे सारा कंडीशन को लिखो और इंटरसेक्शन लेना यहाँ पे, क्योंकि हर कंडीशन को सेटिस्फाई होना पड़ेगा। देखो अब यहाँ पे क्या क्या होगा, क्योंकि आपका स्क्वायर रूट फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन है ना। स्क्वायर रूट फंक्शन में क्या होगा आपका log ऑफ x² माइनस 7x प्लस 13 टू बेस 1/2 को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा ओवरऑल, है ना। इसको क्या होना पड़ेगा आपका ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन है तो उसके अंदर जो भी रहेगा उसको ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग ये वाला पार्ट को देखो, ये क्या है आपका आर्गुमेंट है लॉग का, तो उसको भी ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। x² माइनस 7x प्लस 13 ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, डन। अब देखो नेक्स्ट, अगर मैं बोलूं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो a ग्रेटर देन 0 है, देखो a यहाँ पे a क्या है आपका ग्रेटर देन 0, और मैं डिस्क्रिमिनेंट की बात करूं, डिस्क्रिमिनेंट, तो वो क्या है आपका लेस देन 0 है ना। तो ये फंक्शन जो है, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप x का वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो आपको बस क्या सेटिस्फाई कराना है, इसको सेटिस्फाई कराना है। अब लॉग का एक प्रॉपर्टी है, लॉग का प्रॉपर्टी पता है क्या है, लॉग ऑफ a टू बेस b अगर ग्रेटर देन सम m है, ठीक है, देन a इज ग्रेटर देन b टू द पावर m if b is greater than 1, है ना, and a is less than b to the power m if b lies in between 0 to 1, ठीक है। जब b 0 से 1 के बीच में रहेगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, और अगर b ग्रेटर देन 1 है तो इनइक्वालिटी का साइन वही रहेगा। तो यहाँ पे देखो मैं क्या लिखूंगा, x² माइनस 7x प्लस 13, ये प्रॉपर्टी देख लेना, ये प्रॉपर्टी याद रखना, ठीक है। द रीजन इज कि लॉग का फंक्शन को देखोगे कैसा फंक्शन बनता है ना, log x टू बेस a का ग्राफ कैसा कैसा बनता है। जब आपको ग्राफ पता है लॉग का तो आप हैंडल कर सकते हो इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन के कंसेप्ट से, ठीक है ना। नेक्स्ट x² माइनस 7x प्लस 13 है ना, x² माइनस 7x प्लस 13, ठीक है। दिस शुड बी ग्रेटर देन होगा कि लेस देन होगा, देखो ये 1/2 है, मतलब 0 से 1 के बीच में लाइक है, तो लेस देन 1/2 टू द पावर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका x² माइनस 7x प्लस 13 लेस देन 1, सो x² माइनस 7x प्लस 12 लेस देन 0। तो ये कितना हो जाएगा, देखो x माइनस 4 x माइनस 3 लेस देन 0। वेवी कर्व बना दो, सीधा वेवी कर्व बना दो, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, वेवी कर्व ऐसे बनेगा, और लेस देन 0 है तो ये वाला जोन, तो x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 3 से लेकर 4 तक आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या है, डोमेन 3 से लेकर 4। ये प्रॉपर्टी आप याद रखना, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको कुछ ग्राफ आपको पता होना चाहिए, लिख लिया हुआ ना ये सब, आपको कुछ ग्राफ पता होना चाहिए। ये जो ग्राफ होता है ये e टू द पावर x का होता है, किसका, e टू द पावर x, ठीक है। ये वाला जो ग्राफ होता है ना दैट इज e टू द पावर माइनस x का ग्राफ है, ठीक है। ये वाला जो ग्राफ होता है ना वो log ऑफ x टू बेस a का ग्राफ होता है, जहां पे a इज ग्रेटर देन 1 है, ठीक है ना। और ये वाला जो ग्राफ होता है ना, ये वाला जो ग्राफ होता है ना वो होता है आपका log ऑफ x टू बेस a व्हेन a लाइज इन बिटवीन 0 to 1 होता है, ठीक है, डन। तो ये सारा ग्राफ आपको क्या होता है पता होना चाहिए, सेम पॉइंट से जा रहा है ना, ये सेम पॉइंट से जा रहा है, ठीक है। तो ये सारा ग्राफ आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। क्लियर हो गया, डन, है ना। देखो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है और ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो अकॉर्डिंगली ये प्रॉपर्टी आता है वहां से, ये प्रॉपर्टी उसी से आता है, ठीक है। अगर कोई स्मार्ट है तो उसको पता है क्या है ये, अगर कोई इतना स्मार्ट नहीं है तो उसको याद रट लो, इसको सिंपल सी बात है, ठीक है, डन। तो ये सब चीजें आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। इतना पता है तो बस हो गया, डन, खत्म, ठीक है ना, डन। और देखो लॉग में देखो डोमेन जो होता है, x क्या है, डोमेन है ना, डोमेन हमेशा पॉजिटिव है, 0 पॉजिटिव है। और आपको ये भी बात पता है कि log ऑफ 0 प्लस कितना होता है आपका, माइनस इन्फिनिटी होता है। अगर बेस आपका ग्रेटर देन 1 है ना, बेस अगर ग्रेटर देन 1 है तो माइनस इन्फिनिटी, और अगर बेस लाइज इन बिटवीन 0 to 1 है तो आपका कितना हो जाएगा आपका, दैट विल बी प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, डन। अगर 0 से 1 के बीच में है बेस तो, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो फिर, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, होप सो आपको फंक्शन समझ में आया होगा। और प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कुछ भी अगर इधर उधर हो गया होगा, ABCD इधर आगे पीछे 1 2 हो गया होगा, प्लीज लेट मी नो एट द अर्लीस्ट, सो दैट मैं कमेंट सेक्शन में उसको पिन कर दूं। रिकॉर्डेड वीडियो से मेरे पास टाइम नहीं है इसको बैठ के चेक करूं कि कहीं पे कुछ लिखने में गलती तो नहीं हो गया,
है कि नहीं? तो आपको प्लीज वहां पे केयर रखना है ना। कई बार इतना हड़बड़ी में पढ़ाता हूं तो कई बार पढ़ाने वाले से मिस्टेक हो सकती है, सिली मिस्टेक, उसका आप ध्यान रखना, क्योंकि अगर कोई स्मार्ट स्टूडेंट है तो कनेक्ट कर लेगा कुछ गलती होने से, लेकिन अगर कोई इतना स्मार्ट नहीं है तो प्लीज जस्ट लेट मी नो। जो देख रहे हैं वो प्लीज लेट मी नो, जिनको समझ में आ रहा है तो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। वैसे भी जितने वीडियोज जो मैं रिकॉर्डेड किया हूँ एटीसी के एग्जाम के बाद सारे के सारे हट जाएंगे, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब एटीसी का एग्जाम होगा, अगले साल भी होने का चांसेस है, तो वहां पे जिस टॉपिक्स पे मैं इस बार लाइव नहीं पढ़ा है उन टॉपिक पे मैं लाइव पढ़ाऊंगा फिर, ठीक है? क्योंकि लाइव में गलती नहीं होता, क्योंकि अगर मैं 2 का 4 लिख दूंगा तो कोई ना कोई बोल देता है कि सर ये 2 का 4 हो गया, ठीक है? चलो फिर, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट। हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया, तो बस एग्जाम अच्छे तरीके से देना आप लोग, ठीक है? चलो, थैंक यू।